नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जेपी के प्रोजेक्ट में फंसे 32,000 से ज्यादा होम बायर्स को उनका घर कब और कैसे मिलेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सवाल आखिर ये भी है कि जब खरीदार ने वक्त पर पैसे दिए तो अदायगी बैंक को क्यों नहीं हुई? एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं कि दूसरे में भारी निवेश। आखिर ये फैसले तो कंपनी के थे, लेकिन खरीदार दर दर क्यों भटके? इतने बड़े एसेट साइज वाली कंपनी कुछ 100 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई और बैंकरप्ट हो गई। जाहिर है, नए कानून के हिसाब से कंपनी को 270 दिन यानी कि 9 महीने का वक्त मिल गया, जिसके तहत कंपनी आईआरपी को नए सिरे से रिवाइवल प्लान सौंपेगी। अब इस पीरियड में अगर कोई सही योजना नहीं बन पाती है, फिर बैंकरप्सी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। 270 दिनों के दौरान कंपनी को कई तरह के फायदे मिलेंगे। तो क्या इस तरह से कंपनी आईबीसी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी? देखिए रिपोर्ट। लेकिन इस तमाम हल्ले हंगामे के बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या नया इंसॉल्वेंसी कानून रियल एस्टेट सेक्टर की चुनौतियों का सही मायने में हल निकाल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रियल एस्टेट कंपनियां अपनी देनदारियों और जवाबदेहियों से बचने के लिए ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल एक टूल के तौर पर करने लगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जैसे ही कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में आ जाती है तो उसे कई फायदे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी के खिलाफ पहले से चल रहे सारे मामले रुक जाते हैं, कोई भी नई कानूनी शिकायत दाखिल नहीं होगी, कोर्ट, अथॉरिटी, एनसीडीआरसी या किसी दूसरे ट्राइब्यूनल के फैसलों पर रोक लग जाएगी। अथॉरिटी की ओर से रिकवरी की डेडलाइन भी मान्य नहीं होगी। कंपनी को जो जमीन अलॉट की गई है वो कैंसिल नहीं होगी। कंपनी के डायरेक्ट प्रमोटर के खिलाफ वित्तीय मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे मामले में उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा। इस अवधि के दौरान बायर कंपनी के खिलाफ कोई दूसरी शिकायत नहीं कर सकते। एक पॉसिबिलिटी जो मुझे सबसे डरावनी ये लगती है कि अगर ऐसी कंपनी जिसके डेट्स आर मोर देन एसेट्स, व्हाट हैपेंस देन इन दैट सिनेरियो? विल इट नो? बिकॉज क्या है, जो कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी है और डायरेक्टर्स सेपरेट लीगल एंटिटीज होते हैं, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच होती नहीं है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, नया मैनेजमेंट आ गया है, तो कंपनी के एसेट्स जा रहे हैं, डायरेक्टर के एसेट्स नहीं जा रहे हैं। यही नहीं, जानकारों के मुताबिक कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने पोजेशन नहीं देने की वजह से पेनल्टी और इंटरेस्ट देने का फैसला सुनाया है, तो उस पर भी रोक लग जाएगी। यानी इंसॉल्वेंसी में जाने पर बिल्डर को राहत ही राहत है। अब कई बार लॉ को मिसयूज भी किया जाता है या ओवर यूज किया जाता है, लूप होल्स ढूंढे जाते हैं। तो कह सकते हैं कोई रियल एस्टेट कंपनी जा सकती है, उससे उसके जैसे एनसीडीआरसी के मैटर्स हैं उस पर स्टे मिल गया। अब क्योंकि मॉनिटेरियम है तो आईडीबीआई एक फाइनेंशियल क्रेडिटर वो मूव कर गया है, तो दूसरा फाइनेंशियल क्रेडिटर मूव नहीं कर सकता है। उसको अब फॉर्म सी, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर का फॉर्म है, वो भर के आईआरपी पे डालना पड़ेगा। इसके पीछे कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगी। जो भी समझौता होता है या कोई राइट ऑफ होते हैं क्लेम्स, बहुत पॉसिबिलिटी है कि रियल एस्टेट कंपनी कई बार खुद भी करना चाहें। हालांकि नए नियमों के हिसाब से बिल्डर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जारी रह सकती हैं। सेक्शन 66 के मुताबिक अगर कंपनी ने पैसों की हेराफेरी की है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी एक्ट के दायरे में नहीं आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रियल एस्टेट कंपनियां जवाबदेही से बचने और कानूनी पचड़ों से बचने के लिए इंसॉल्वेंसी कानून को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है? जानकारों की माने तो नए कानूनों में रियल एस्टेट कंपनियों के हिसाब से कुछ बदलाव की भी जरूरत है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। तो आखिर इंसॉल्वेंसी से फायदा किसको होगा? बिल्डर को होगा, बैंक को होगा, या फिर ग्राहक को होगा? मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मनोज गौड़ साहब हैं, एमडी हैं गौरसन्स इंडिया के, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट है क्रेडाई के। आदित्य परोलिया साहब हैं, प्रॉपर्टी लॉयर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, मेरे साथ स्टूडियो में है, और साथ ही मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मनोज गौड़ साहब, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और जो तमाम बातें हमने बताई,
क्या मानते हैं आप? इससे तो साफ यही लगता है कि इंसॉल्वेंसी का जो ये कानून है कहीं ना कहीं इसमें इतना बड़ा लूपहोल है, या फिर जो बिल्डर है वो इसका इस तरह से फायदा उठा सकता है कि वो खुद फायदे में रहे और बैंक नुकसान में जाए, और सबसे बड़ी बात ग्राहक नुकसान में जाए। देखिए, जहाँ तक आप एक सेंटर एक्ट की बात कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी एक्ट की जो है, एक तो पहली बात तो ये रियल एस्टेट के लिए नहीं बनाया गया है। ये अक्रॉस द होल इंडस्ट्री कोई भी हो, कोई भी किसी को अगर क्रेडिटर जो है सिक्योर्ड लोन देता है तो वो इसमें जा सकता है। सेकंड बात जो है, जो अभी सारा फोकस जो है रियल एस्टेट पे शिफ्ट हो गया है, तो उसमें मेरा कहना है कि आप सारी इंडस्ट्री को एक ही नज़र से ना देखिए। ये केवल एक या दो जो कंपनियां, वो कंपनियां क्योंकि लार्ज वॉल्यूम में काम कर रही हैं, ये उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, सारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। थर्ड, कोई भी कभी भी विलिंगली नहीं चाहेगा कि वो NCLT में जाए, क्योंकि उसका सारा असेट्स, सारी कंपनी का जो भी उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है वो उसके अंदर लगी हुई है। अगर एक जो है इस्टेब्लिश बिल्डर जो है किसी लाइन के अंदर है या जो काम कर रहा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, अगर आप पहली 10 इंडस्ट्री देखेंगी तो उन 10 इंडस्ट्रीज के अंदर रियल एस्टेट का नाम नहीं है जो NPA की लिस्ट में है। वो गवर्नमेंट ने अभी भी निकाली थी कि फर्स्ट जो है, चाहे वो पावर हो, कोल हो, स्टील हो, इसमें रियल एस्टेट का जो NPA परसेंटेज है वो सबसे कम है। ठीक है। वो तो NCR में आजकल इसकी बात इतनी ज्यादा हो चुकी है, केवल पर्टिकुलर एक या दो कंपनियां जो है इंसॉल्वेंसी के अंदर, दायरे के अंदर आ गई हैं, तो इसलिए सारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस तरह से हो गई है। दिस इज नॉट द केस। ठीक है, ठीक है। आदित्य बरोलिया साहब, मनोज गौड़ साहब कह रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी का कानून जो है वो टॉप 10 की जो लिस्ट होती है उसमें बिल्डर्स जो है, या यूं कहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी है तो वो उस लिस्ट में आता ही नहीं है। ऐसे में अगर बिल्डर्स के लिए इंसॉल्वेंसी नहीं बना है, या फिर यहाँ पर देखा जाए कि इंसॉल्वेंसी के जो कानून के तहत जो नियम है वो अगर बायर को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो क्या इसमें बदलाव नहीं होने चाहिए? क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो प्रावधान है उसके बाद तो बिल्डर को ही फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए क्या है, जो इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड बैंक्रप्सी कोड बना था वो रियल एस्टेट के होम बायर्स को एनविसाज नहीं किया था। उन्हें ये नहीं लगा था कि कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री या कोई कंपनी क्रैश कर जाएगी और होम बायर्स की जो जितनी जमा पूंजी है वो स्टेक पे आ जाएगी। बट आज कह सकते हैं किसी रियल एस्टेट कंपनी ने यूज़ किया है या नहीं किया, बट होम्स बायर्स का सारा जितना पैसा जमा था वो स्टेक पे आ गया है। तो इसके लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है। गवर्नमेंट तुरंत एक अमेंडमेंट लाके फॉर्म F लेके आई है 16 अगस्त को। बट इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ऐसा नहीं कि कोई कंपनी इसका फायदा आके जाके नहीं उठा सकती है। अगर आप अपने डेट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं और जानबूझ के नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल बैंक या कोई और फाइनेंशियल क्रेडिटर आपके अगेंस्ट मूव करेगा और तब आपकी लिक्विडेशन हो जाएगी। और फिर होम बायर्स का क्या होगा, क्योंकि वो एक बहुत ग्रे एरिया है लॉ में, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के सब सारे डेट्स क्लियर हो जाएंगे, वेजेस पे हो जाएंगी, लिक्विडेशन का जो अमाउंट है वो चला जाएगा, तो होम बायर कहाँ स्टक करेगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन अगर ऐसा होता है तो मुश्किल से उसको अपने 100 रुपए पे 20 या 30 रुपए मिलेंगे। प्रकाश, आपकी जो ये रिपोर्ट है इसमें हमने ये देखा कि कैसे इंसॉल्वेंसी के कानून के तहत बिल्डर खुद को यहाँ पर बैंकरप्ट घोषित भी कर सकता है, या फिर इस तरह की चीजें कर सकता है जिससे उसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाए। बैंक उसे यहाँ पर लेकर जाएगा, समय पर प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है, आखिर में नुकसान तो बायर का हो रहा है। वो EMI भी पे कर रहा है, उसे अपना घर भी नहीं मिल रहा है, वो सच में ये भी नहीं जानता कि उसे उसका घर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो क्या बिल्डर्स को देखते हुए और बायर्स की परेशानियों को देखते हुए जल्द से जल्द इसमें अमेंडमेंट लाना नहीं चाहिए? हालांकि कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए, इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस कानून में जो लूपहोल्स हैं उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और पिछले दिनों जब ये एक्ट नहीं बना था उसके पहले भी कुछ कंपनी जो हैं इसकी कोशिश की थी, हालांकि वो अपनी मंसूबे पे कामयाब नहीं हो पाए थे। अहम चीज़ ये है कि अगर जो ग्रेस पीरियड है 270 दिन का, मतलब 9 महीने का वक्त होता है,
अगर इस 9 महीने में कंपनी कोई रिवाइवल प्लान देती है और वो रिवाइव कर जाती है और उस कंपनी में जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो प्रोमोटर ही है, तो सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी रिवाइव करती है तो उसमें जो स्टेक होल्डर होल्डिंग पैटर्न है उसका क्या होगा। अगर कंपनी रिवाइव करेगी तो क्या जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर उसका प्रोमोटर उसको फायदा नहीं होगा। सबसे अहम चीज़ ये है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि अगर, क्योंकि इसमें 3 पार्टी हैं, बैंक है, बिल्डर है और बायर है, इस पूरे प्रावधान में आप ये देखिए कि बैंक ने पैसा दिया बिल्डर को, बिल्डर ने अपना काम शुरू किया, बायर जो है अगर किसी मामले में 100%, किसी मामले में 90% या 60% से ज़्यादा पैसा वो दे चुका है, उसके बाद भी वो दर की ठोकरें खा रहा है अपना पैसा अपना घर लेने के लिए, उसमें उसकी क्या गलती है, सवाल ये है। तो ऐसे में कानून में बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि जो बायर है उसकी जो भूमिका है वो इसमें अहम बनाई जाए, और अगर इस तरह की कंपनियां डिफ़ॉल्ट करती हैं तो बायर की जो इसमें हिस्सेदारी होगी वो सबसे पहली होगी अगर कंपनी लिक्विडेशन के लिए जाती है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि 270 दिन के अंदर कोई फ्रेश लिटिगेशन फाइल नहीं की जा सकती है, जो पहले के पेनाल्टी के क्लॉज हैं वो बंद हो जाएंगे, जो पेनाल्टी एनसीडीआरसी या दूसरे कोर्ट्स में चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, नए फ्रेश इन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा बिल्डर्स को मिल सकता है। तो ऐसे में ये वक्त की मांग है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये वक्त आ गया है कि इस कानून में थोड़े ऐसे बदलाव किए जाएं जो बिल्डर को ध्यान में रख के हो और बायर को ध्यान में रख के हो। प्रदीप मिश्रा साहब, हम पिछले कई दिनों से यहाँ होम बायर्स का मुद्दा उठा रहे हैं, फिर चाहे जेपी हो, आम्रपाली हो, लॉजिक्स होम्स की बात हो, हम सबके मुद्दे यहाँ पर उठा रहे हैं और सभी लोगों का ये कहना है कि जब हम सबसे पहले मैक्सिमम पेमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे केसेस में बायर 90% तक की पेमेंट कर चुका है, और कई केसेस में जो घर उन लोगों को 2008-2009 में मिलना था वो अब तक नहीं मिला है। आज ही का एक मामला हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाया था। ऐसे में बायर अब ये चाहता है कि आप मुझे बताइए मेरा स्टैंड कहाँ है। इंसॉल्वेंसी के तहत अगर बिल्डर यहाँ पर अपने फायदे के लिए इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो ये लूप होल्स नजर आते हैं इसमें बायर तो कुछ नहीं कर सकता है। बायर तो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, वो अपने घर की डिमांड कर रहा है और वो डिमांड ही करता रह जाएगा। देखिए अनुया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात जो सामने आती है वो ये है, इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी एक्ट जो बना हुआ है वो प्रॉपर तरह से रियल एस्टेट के लिए बना हुआ नज़र आता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बायर्स को एक सहानुभूति के तहत वो भी बाद में एक फॉर्म F ऐड करके उन्हें उसके लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह उसमें ऐड किया गया। देखिए यहाँ पर जो नज़र आता है वो ये आता है कि एक बायर जो मार्केट रेट के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी बुक करता है, अंडर कंस्ट्रक्शन CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के ऊपर जो प्रॉपर्टी लेता है, तो वहां पे स्ट्रक्चर रेडी होने तक डेवलपर उससे 90% पेमेंट ले लेता है, जहां पर उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रफली 50-60% आती है। जब वो 90% पेमेंट दे चुका है तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों डेवलपर इंसॉल्वेंसी की तरफ आगे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये क्लियर नजर आता है कि ये साइफन ऑफ मनी है। जब आप डेवलपर हैं और आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे अथॉरिटी से ले रहे हैं और कई जगहों पे आपने लैंड किसी और डेवलपमेंट के अगेंस्ट में लिए, मतलब लैंड के अगेंस्ट में आपने बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं किया और इंस्टॉलमेंट्स में आपकी पेमेंट चल रही है और बायर से भी पेमेंट आ रही है, तो आखिर कहीं जा कहां रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डेवलपर्स रेरा के में जो पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब रेरा आने के बाद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को उसके अंदर रजिस्टर करना जरूरी है। इंसॉल्वेंसी से किसको फायदा होगा? इसमें सबसे अहम बात यह भी है कि कंपनी को जो जमीन अलॉट होगी उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट अथॉरिटी NCDRC के फैसले पर रोक, यहाँ पर ये अहम चीजें हैं। यहाँ पर कोई भी नया आरोप आप उस बिल्डर पर नहीं लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिल्डर अपने फायदे के लिए कहीं ना कुछ झोल यहाँ पर जरूर कर सकता है। हमने आपको दिखाया कि क्यों कोई रियल एस्टेट कंपनी इंसॉल्वेंसी कानून का गलत इस्तेमाल कर सकती है, कैसे जिम्मेदारी से बचने के लिए इस कानून की आड़ ले सकती है। अब आपको ऐसी हेराफेरी की एक मिसाल हम अब दिखाते हैं। ये मामला पिछले साल अक्टूबर का है, जब यूनिटेक ने खराब वित्तीय हालत की दुहाई देते हुए ग्राहकों को कॉम्प्रोमाइज प्लान ऑफर करने की कोशिश की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यूनिटेक के मंसूबों पर पानी फिर गया। देखिए। रियल एस्टेट सेक्टर में यूनिटेक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन बीते साल यूनिटेक के प्रमोटरों ने खुद को बेहद बेहाल दिखा। यूनिटेक ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का हवाला देते हुए 18% इंटरेस्ट देने में असमर्थता दिखाई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट में यूनिटेक ने कहा कि उसकी वित्तीय हालत बेहद खराब है और वो पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की हालत में नहीं है। कंपनी ने कंपनीज एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 391(1) के तहत खरीदार के लिए एक नया कॉम्प्रोमाइज प्लान पेश किया, जिसमें फिर से नया अकाउंट बनाने, बायर से फिर से पैसा लेने और प्रोजेक्ट को पूरा करने की इजाजत मांगी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2016 के फैसले में कंपनी को कॉम्प्रोमाइज प्लान पर आगे बढ़ने की मंजूरी भी दे दी। 11 लोग हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट। उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी सेक्शन 391 के अंडर। उन्होंने कहा कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और कंपनी हमारे लोन नहीं दे पा रही है, तो हम एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट फ्लोट करना चाहते हैं। उसमें यह था कि जितना भी डिले का जो शेड्यूल है वो बनेगा और कब कब फ्लैट मिलेगा वो बताया जाएगा। कोर्ट ने लोकल कमिश्नर्स अपॉइंट किए, गुड़गांव के लिए अलग, नोएडा के लिए अलग, पंजाब, चेन्नई, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट थे उनके लिए अलग अलग। तो इस तरह से यूनिटेक ने अपने प्लान में होम बायर से दोबारा डील करने की मांग की। प्रस्ताव में यह भी कहा कि कंपनी के डायरेक्ट प्रमोटर के खिलाफ इस दौरान किसी भी कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में या अथॉरिटी के सामने कोई मामले चल रहे हैं तो बायर उसे वापस ले लेंगे। साथ ही कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में बायर किसी तरह की देनदारी को लेकर कोई फ्रेश मामला भी दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और यूनिटेक कॉम्प्रोमाइज प्लान और बायर्स के साथ सारी मीटिंग्स पर रोक लगा दी। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। मनोज गौर साहब, आपने कहानी तो सुन ली है, पिछले साल नवंबर की कहानी है। और देखिए, हम आवाज भले ही यहाँ जेपी, आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ उठा रहे हैं, बायर्स के साथ हम खड़े हैं, लेकिन ये देश भर का मामला है। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो बहुत सालों पहले ये वादा कर चुके हैं कि हम आपका घर आपको समय पर दे देंगे, लेकिन ना बैंक को पैसा चुकाते हैं, ना बायर को उसका घर देते हैं, और पैसे लेकर एक तरह से कहीं ना कहीं रफू चक्कर ही हो जाते हैं, आधी बार मिलते भी नहीं है। गौर साहब, अब मुझे ये बताइए आप कि क्या इंसॉल्वेंसी कानून के तहत अब प्रॉपर्टी जब्त होने से लेकर यहां बायर के हित में कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसे में बायर क्या करे अब? देखिए, दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना। जहाँ तक इंसॉल्वेंसी कानून के ऊपर जो बात हो रही है, मेरी नॉलेज में अभी ऐसा कोई डेवलपर नहीं है जो खुद से इंसॉल्वेंसी के उसके अंदर चला गया हो। ये केवल जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो इस अपने राइट को इवोक करती हैं, और उसमें भी अभी बैंकरप्सी की बात नहीं आई है। जैसे अभी जेपी का मामला भी सामने आया था, उसमें पहले 6 महीने प्लस 3 मंथ्स के अंदर एक बाहर के प्रोफेशनल को बैठा के ये कोशिश की जाएगी कि कंपनी जो है अब अपने पैरों पे दोबारा से खड़ी हो सके। ठीक है गौर साहब, जो आप बोल रहे हैं ना इंसॉल्वेंसी को लेकर, वो सब समझ में आता है कि 270 दिन का समय है, वापस कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर ये भी है कि इन 270 दिनों में भी कहीं ना कहीं फायदा बिल्डर को ही मिल रहा है। बिल्डर आराम से यहाँ पर बैठा है। अगर कंपनी रिवाइव होगी तो ठीक। जेपी के मामले में हमने देखा कि उसको अथॉरिटी का पैसा देना है, लेकिन जेपी के पास बहुत सारी ऐसी जमीन पड़ी है जो बेचकर आराम से बैंकों का पैसा चुका सकता है। 550 करोड़ का जो लोन आईडीबीआई को उसे देना है, वो आराम से उसे चुका सकता है, लेकिन वो शायद चुकाना नहीं चाहता है। अगर वो पैसे चुका देता है बैंक के, तो वो बायर को उसका घर भी दे सकता है। देखिए, मेरे क्वेश्चन और यहाँ पे सभी के लिए एक फॉर्मूला नहीं हो सकता। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कंपनी टू कंपनी ये डिपेंड करता है कि किसी कंपनी के पास असेट्स कितने हैं, उसकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है या उसके पास असेट्स की प्रॉब्लम है। ये पूरे देश में सारी कंपनियों के लिए या सारे सेक्टरों के लिए एक फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग है, उसकी असेट वैल्यूएशन अलग है, उसके बाद लोन कितना अलग है। ठीक है गौर साहब, लेकिन जो एग्जाम्पल्स अभी सामने आ रहे हैं उनसे तो यही समझ में आता है कि आसानी से इस कानून का फायदा उठा सकती है कंपनियां। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक और बात, अगर कोई जेन्युइनली काम कर, आप बोलिए जी। हेलो, देखिए, आपने जो जेपी ने अपना अपोजिशन जो एनसीएलटी के खिलाफ वापस ले लिया था, वो क्यों लिया था? कि ये आप क्या भी कहना चाहते हैं, जेपी के पास 500 करोड़ के एसेट्स नहीं थे क्या? वो अपना एक एसेट बेच के या उसको दोबारा
अगेन मॉर्गेज कर देता बैंक को, लेकिन उसने अपोजिशन वापस ले लिया और ये कंपनी वापस 9 महीने के मॉनिटेरियम पीरियड पे चली गई और एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, कई जगह आपने पोजेशन दे दिया है और रजिस्ट्री नहीं करी है। अब उन जो रजिस्ट्री नहीं करी, अब उनका क्या स्टेटस है, इतना ग्रे एरिया ऑफ लॉ है, कंटिन्यूड लिटिगेशन होगी, सिर्फ होम बायर्स इफेक्टेड दिख रहे हैं इससे। बिल्कुल, क्योंकि बैंक्स कैन बाय इन कर सकते फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द कंपनी, वो शेयर होल्डिंग्स ले सकते हैं उस कंपनी के बोर्ड पे जा सकते हैं, लेकिन होम बायर्स कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रदीप मिश्रा साहब है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, वो भी आना चाहेंगे। प्रदीप, देखिए मेरे को लगता है कि ऐसे केस में जैसा ये इतना बड़ा मामला है, क्योंकि डेवलपर के पास मेरे को एसेट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, चाहे तो रिकवरी वो कर सकता है और प्रोजेक्ट को पोजीशन भी दे सकता है। तो ऐसे केस में अगर प्रमोटर इस तरह का कोई ऐसा प्लान बना रहा है तो वहाँ पर प्रमोटर के शेयर, प्रमोटर के एसेट्स, इनको भी सीज करना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी अलग एंटिटी होती है, उस हिसाब से काम किया जाता है। ऐसा ना करके प्रमोटर के जो अपने शेयर हैं, एसेट्स और प्रमोटर का शेयर दोनों को सीज करके करें, तभी कहीं हद तक आने वाले टाइम पे ऐसे और प्रोजेक्ट रिपीट नहीं होंगे। नहीं तो ये मार्केट में एक ट्रेंड चल पड़ेगा, हर डेवलपर कोशिश करेगा कि हम इस तरह करके किसी तरह जो उसके इफेक्ट्स हैं, रेरा इफेक्ट्स हैं, इनसे बच सके। हाँ, लूपहोल तो है और वो लूपहोल दिखाई भी दे रहा है। गौर साहब, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आपने खुद ही माना कि इंसॉल्वेंसी का एक्ट जो है वो बिल्डर और हाँ बोलिए सर। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर कोई जेन्युइनली काम कर रहा है और उसका तो सारा सब कुछ असेट्स उस कंपनी में अंदर लगे हुए हैं, अगर इंसॉल्वेंसी में चला जाता है तो इसमें बिल्डर को इस तरह का कोई फायदा नहीं है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि और सारी प्रोसीडिंग बंद हो जाएंगी, तो ये तो अच्छा है कि एक ही कोर्ट में एक ही जगह सारे फैसले हो जाएं, नहीं तो पता लगा 20 साल हर कोर्ट में जो है केस चलते रहेंगे, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ ये कानून ये सोच के बनाया गया है कि अलग-अलग अदालतों में सारे फैसले अगर चल रहे हैं तो उनको रोक के एक ही जगह केवल कंज्यूमर के फायदे के लिए। सर देखिए, फायदा बायर का होना चाहिए। एंड ऑफ द डे ईएमआई वो दे रहा है, बिल्डर कुछ नहीं कर रहा है। बिल्डर इंसॉल्वेंसी में अगर चला जाता है तो आराम से बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी, 9 महीने का जो समय मिला है कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश, उसके बाद उसके एसेट सीज यहाँ पर नहीं होते हैं, जो जमीन उसे अलॉट हुई है वो जमीन उसे यहाँ पर मिलेगी। प्रकाश, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस इन द एंड? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जैसा गौर साहब कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे मामले जो है एक जगह पे चले आएंगे और मामले चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो आईआरपी अपॉइंट हुई है उसका सबसे अहम रोल ये है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको रिवाइव किया जाए। 9 महीने के अंदर बदले हुए माहौल में अगर ये प्रोजेक्ट्स रिवाइव हो जाते हैं तो ये कानून ये कहता है कि जो पिछले मामले चल रहे थे उस पर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, तो इसमें बिल्डर को फ़ायदा ही है। लेकिन अहम चीज़ इसमें ये भी है, मैं इसमें यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप रेरा के प्रोविजंस देखिए, अगर ये मामला एनसीएलटी के पास चला गया तो रेरा के जो प्रोविजंस है वो भी इस पे लागू नहीं होते हैं। रेरा के तहत जो पेनाल्टी लगनी थी बिल्डर को वो भी नहीं लगने जा रहा। एक और मामला इसमें ये है कि अभी एक एग्जांपल आया है कि एक बिल्डर को 2012 में पोजीशन देना था, वो 2017 में रेरा के तहत प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करा है। प्रकाश, आई एम सो सॉरी, मेरे पास टाइम कम है और इससे ये भी समझ में आता है प्रकाश कि शायद इसी वजह से बहुत सारे बिल्डर्स रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि रेरा में रजिस्टर करने के बाद बिल्डर्स ने डी रजिस्टर भी किया अपने आप को। तब सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो एंड ऑफ द डे सवाल यहाँ पर यही उठता है कि इंसॉल्वेंसी से आखिर फायदा किसका होगा? बिल्डर का होगा, और होना तो बायर का चाहिए, क्योंकि वो अपनी गाढ़ी कमाई यहाँ पर लगाकर बैठा है, घर का सपना बिल्डर लेकर बैठा है, लगातार हड़ताल प्रदर्शन सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे अपने घर का सपना अभी भी धुंधला नजर आता है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।